नमस्कार साथियों, केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे ही गुमनाम नायक की प्रेरक कहानी, जो कहानी एक अछूत बच्चे से शुरू होती है और राष्ट्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति तक पहुँचती है। न केवल राष्ट्रीय स्तर तक अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उस बालक का ज्ञान, उसका विजन और उसकी मानवता का संदेश एक अमिट प्रेरणा है। जी साथियों, हैक जर्नल ऑफ डिप्लोमेसी में डॉक्टर लादूराम चौधरी के द्वारा लिखित आलेख, जो के.आर. नारायण को व्यवस्था के भीतर एक संघर्ष के रूप में व्यक्त करता है। आइए जानते हैं। साथियों, केरल के पेरुमथनम गांव की एक पहाड़ी टीले पर बैठा 6 साल का वह बालक, जिसे व्यवस्था के भीतर संघर्ष करना पड़ा और जो क्षितिज से परे अपनी विजन से देख रहा था। साथियों, ये वही बच्चा था जिसने जातिगत भेदभावों को गहराई से भुगता, अनुभव किया और अमानवीय पीड़ा को सहन किया। जातिगत भेदभाव के कारण सवर्णों के घरों के बरामदे से भी गुजरने की इस बालक के समुदाय को अनुमति न थी। के.आर. नारायण की कहानी केवल एक राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है, अपितु ये भारत की उस सच्चाई को बयान करती है जो आज़ादी के 8 दशक के बाद भी अभी जिंदा है। ये एक ऐसी व्यवस्था के भीतर संघर्ष की दास्तां है जिसने के.आर. नारायण को बाहर रखने की वह हर संभव कोशिश की जो वो कर सकती थी। एक ऐसा नायक जिसने योग्यता से कूटनीति के बंद दरवाजों को खोला, मानवता को संदेश दिया। साथियों, सबसे पहले व्यवस्था के भीतर संघर्ष उनकी योग्यता से होता है। सबसे पहले उसकी योग्यता का बहिष्कार किया गया, क्योंकि वह अछूतों को योग्य नहीं मानते। उनकी छाया से, उनकी बोली से, उनके चलने से, उनके पैरों के निशानों से ही वे प्रदूषित नहीं होते, अपितु उनके टेक्स्ट से और उनकी लिखित डिग्री से भी वो प्रदूषित होते हैं। त्रावणकोर यूनिवर्सिटी से के.आर. नारायण ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। फर्स्ट क्लास प्राप्त करने वाले वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। साथियों, इस समय त्रावणकोर यूनिवर्सिटी में ये नियम था कि त्रावणकोर यूनिवर्सिटी टॉपर को ही अपने यहाँ कॉलेज लेक्चर बनाती थी, लेकिन इस हक से के.आर. नारायण को दूर कर दिया गया। उनकी योग्यता उन्हें कॉलेज लेक्चर बनने का हकदार बनाती थी, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें दलित होने के कारण नौकरी देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अपितु ये कहा गया कि अगर के.आर. नारायण जनेऊ पहने तो उसे यह अवसर दिया जा सकता है, परंतु के.आर. नारायण ने अपने स्वाभिमान को बरकरार रखा और इस शर्त को ठुकरा दिया। त्रावणकोर के महाराजा और दीवान सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। विरोध स्वरूप वो नारायण ने दीक्षांत समारोह का बहिष्कार किया और अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया। साथियों, के.आर. नारायण जिस सेवा में गया उसे भारतीय सामंती सेवा के नाम से जाना जाता था, जिसमें केवल राजा, जमींदार और आईसीएस परिवार के सदस्यों को ही लिया गया, बिना किसी योग्यता के। गोरा रंग होने से, जमींदार का बेटा या बेटी होने से, राजा की पत्नी होने से, सामंती होने से, यही योग्यता का आधार था। केवल वो सवर्ण होना चाहिए। अछूतों और दलितों के लिए आईएफएस को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि इस समय इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं थी, बल्कि इंडियन फ्यूडल सर्विस थी। 1949 में जब नारायण ने आईएफएस में प्रवेश किया तो ये कुलीन वर्गों और उच्च जातियों का एक विशेषाधिकार प्राप्त क्लब था। शुरुआती दौर में केवल इसे पवित्रता के नाम पर कुछ राजाओं, जमींदारों और ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण वर्ग के लिए ही आरक्षित किया गया। आंकड़े बोलते हैं कि 1956 से पहले आईएफएस में इस समुदाय का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इवन आज़ादी की 11 सालों के बाद केवल 2 अनुसूचित जाति के अधिकारियों का इंडियन फॉरेन सर्विस में चयन हुआ।
साथियों, स्वभाव और जन्म सिद्धांत की बात करें तो विदेश सचिव केपीएस मेनन लिखते हैं कि वे एक राजनीतिक का मिजाज उसके जन्म और बचपन के परिवेश से तय होता है। ये तथाकथित जो कल्चर उन्होंने डिज़ाइन किया और बाहर करने का रास्ता अपनाया और योग्यता को बाहर किया, जन्म को और परिवेश को योग्यता माना। इस तरह का अर्थ था कि निचले सामाजिक मूल के व्यक्ति जिनका बचपन संघर्ष में बीता हो और जिनका परिवेश सही नहीं रहा हो, उच्च नहीं रहा हो, गरीबी का रहा हो, वो कूटनीति के लिए योग्य नहीं होते। विदेश मंत्रालय ने भी लंबे समय तक छुआछूत का रुख अपनाया। विरोधी शपथ लेने से भी यह कहकर इनकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 17 के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तविकता में भेदभाव जारी था। अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो मालूम होता है कि केवल पूर्वाग्रह ही नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल वॉल थी जो के.आर. नारायण को भीतर से तोड़ना चाहती थी और वह उसे वहीं धकेलना चाहती थी जहां से वह आता है। इतना ही नहीं साथियों, लंदन से दिल्ली तक, दिल्ली से लंदन तक अनेक बाधाएं उनके सामने आई और इन बाधाओं को के.आर. नारायण ने तोड़ा। मेरिट लिस्ट में वो टॉप 1 पर थे, रैंक फर्स्ट पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो तथाकथित उच्च समुदाय था वह इस योग्यता को स्वीकार नहीं करता है। उनकी बौद्धिक उड़ान टाटा की स्कॉलरशिप से शुरू होती है। जब वो टाटा स्कॉलरशिप की मदद से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे, वहां हेराल्ड लास्की और कार्ल पॉपर जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में के.आर. नारायण ने फर्स्ट क्लास डिग्री प्राप्त की। लंदन में रहते हुए उन्होंने न केवल पढ़ाई की अपितु सोशल वेलफेयर वीकली के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दर्जनों लेख लिखने वाले, गहरी समझ रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज स्कॉलर भी बने। 1949 में विशेष चयन बोर्ड के इंटरव्यू में वो उपस्थित हुए और 28 उम्मीदवारों की सूची में के.आर. नारायण का नाम नंबर 1 पर था। मिथक और वास्तविकता को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह कोटा और कोटा की बात कही, लोस्की के पत्र की बात कही, लेकिन रियलिटी अलग है। अक्सर कहा जाता है कि नेहरू ने लास्की के पत्र के कारण नियमों को मोड़कर के.आर. नारायण को नौकरी दी या केवल कोटा के कारण चुने गए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सच्चाई क्या है? आर्काइव हमें बताते हैं कि नारायण ने लिखित और साक्षात्कार दोनों में टॉप किया। विदेश सचिव केपीएस मेनन ने लास्की के पत्र पर टिप्पणी करते हुए अपने पूर्वाग्रह को उजागर किया। अगर के.आर. नारायण में बौद्धिक विशिष्टता है तो वह इसे मुझे छिपाने में सफल रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि नारायण का चयन उच्च वर्ग या सवर्ण की दया पर नहीं, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता पर हुआ, जिसे सवर्ण नौकरशाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। व्यवस्था के भीतर प्रतिरोध, जब उनका चयन हो गया उसके बाद भी देखिए किस तरह से पोस्टिंग देने में सवर्ण समुदाय ने भेदभाव किया। जहां कुलीन अधिकारियों को एक तरफ यूरोप में, अमेरिका में भेजा जाता था, वहीं नारायण को रंगून भेजा गया। संविधान सभा की सदस्य दाक्षायणी वेलायुथन ने इसका विरोध करते हुए लेटर लिखा और कहा, मैं एक हरिजन को पश्चिमी देशों में देखना चाहती हूँ, जबकि ये लोग भेदभाव करते हुए उसे दूसरे देशों में भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, शुरुआत में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इस आधार पर चिकित्सीय रूप से अनफिट घोषित करने का भी प्रयास किया गया। उनका प्रोबेशन बार बार बढ़ाया गया, इसके बावजूद भी उन्हें स्थायी करने, पदोन्नति देने में वर्षों तक देरी की गई। इन फाइलों को तथाकथित हाई क्लास समुदाय ने बेवजह मंत्रालयों के बीच घुमाया और उन्हें एहसास कराया कि आप कहाँ से आते हो। एक अनदेखा गया विजन जो केवल अकादमिक महत्व का नहीं था। बर्मा के कोचीन में, बर्मा में के.आर. नारायण को पहली पोस्टिंग मिली। उस दौरान के.आर. नारायण ने बर्मा पर एक विस्तृत नीति पत्र लिखा। इसके बाद उन्हें भारत के समुदाय ने, तथाकथित उच्च समुदाय ने चेतावनी दी और ये कहा कि क्षेत्र भारत और चीन के बीच एक भौगोलिक कील है। यदि भारत यहाँ सक्रिय भूमिका नहीं निभाता तो चीन इसका लाभ उठाएगा। परिणाम ये हुआ कि विदेश मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को केवल एकेडमिक वैल्यू का बताकर खारिज कर दिया, परंतु उसकी प्रासंगिकता आज भी है। जब चीन ने बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उसी क्षेत्र पर केंद्रित किया जिसकी चेतावनी के.आर. नारायण ने 1950 में दी थी।
ये सवर्ण समुदाय के पूर्वाग्रह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है। वो देश से प्रेम नहीं करते, जबकि के.आर. नारायण ने देश प्रेम का मिसाल पेश की। बौद्धिक विद्रोह। एस सरावदी टोक्यो में रहते हुए उन्होंने छदम नाम से नेहरूवियन सिद्धांत पर लेख लिखे। इसके लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिसे नेहरू के हस्तक्षेप से रोका गया। गाय के गोबर पर महल। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में असमानता पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, जातिगत समस्याओं को हल किए बिना भारत का लोकतंत्र गाय के गोबर पर बने महल का जैसा है। पैलेस ऑन काउ डंग। जब उन्होंने एक बर्मी महिला टिंट को उषा नारायण से शादी करनी चाही, तो भी मंत्रालय ने अड़ंगे लगाए और ये कहा कि एक दलित दूसरे देश की महिला से शादी नहीं कर सकता। यहाँ भी प्रधानमंत्री नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा और सवर्ण समुदाय के गाल पर तमाचा लगा। के.आर. नारायण एक अलग तरह के डिप्लोमेट थे। नारायण ने सामंती शैली को त्याग कर पीपुल सेंट्रिक डिप्लोमेसी की नीति अपनाई। एवरीडे डिप्लोमेसी की नीति अपनाई। वे केवल सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि आम लोगों, छात्रों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों से जुड़ते थे। बैंकॉक में उन्होंने पाकिस्तान छात्र संघ के ईद समारोह में भाग लिया, जो उस समय देश के तनावपूर्ण माहौल में एक साहसिक कदम था। वह साहसिक कदम था। वे विरोधियों में टकराव के बजाय विश्वास पैदा करते थे। 1976 में जब चीन के साथ संबंधों की बहाली हुई, 1962 के युद्ध के बाद 15 वर्षों तक भारत चीन के संबंध ठंडे बस्ते में रहे, लेकिन एक निर्णायक मोड़ लेकर आए के.आर. नारायण। क्या था? 1976 में के.आर. नारायण को चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। ये के.आर. नारायण की सलाह थी कि भारत को पहला कदम उठाना चाहिए। और देखिए कूटनीतिक सफलता। उनकी व्यक्तिगत शैली और समझ ने चीन के राजनीतिक नेतृत्व के साथ विश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक लेगेसी है। एक बहिष्कृत आउटसाइडर ने दो एशियाई दिग्गजों के बीच एक पुल का निर्माण किया। ऐसे थे साथियों के.आर. नारायण। वो राजनयिकों के राजनयिक थे, डिप्लोमेट्स ऑफ डिप्लोमेट। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में राजदूत के रूप में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर आधारित करने का प्रयास किया। इसीलिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने उन्हें मानव स्थिति की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति बताया। उनकी फिलोसॉफी की अगर बात करें तो उनके लिए विदेश नीति केवल शक्ति संतुलन नहीं थी, बल्कि इसमें जस्टिस का पुट होना जरूरी था। 1998 में उन्हें वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनकी ग्लोबल विजन की बात करें तो वो ग्लोबल पंचायत की बात करते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से कहा, ग्लोबल विलेज पर किसी एक गांव के मुखिया का शासन नहीं हो सकता, पूरी पंचायत का शासन होना चाहिए। उनका मानना था कि यूएन को एक लोकतांत्रिक ग्लोबल पंचायत बनाना चाहिए, जहां हर देश और हर समुदाय की अनसुनी आवाज़ों को सुना जाए। शक्ति का संतुलन तब तक अधूरा है जब तक उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को शामिल नहीं किया जाता। साथियों, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते उन्होंने कंपनसेशन, करुणा की राजनीति। नारायण ने हमेशा न्यू सोशल अनटचेबल्स, अछूतों को गले लगाया। HIV एड्स के प्रति जागरूकता। ये पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने एड्स रोगियों से हाथ मिलाया, और यह उस समय एक सामाजिक कलंक और डर के खिलाफ एक पॉजिटिव मैसेज था। उन्होंने मानवता का और समानता का संदेश दिया। कुष्ठ रोगियों और विकलांगों के अधिकारों के लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोल दिए। उनका मानना था कि भेदभाव चाहे जाति का हो, बीमारी का हो या मानव बुद्धि, ये सब मानवता का अपमान है। वो व्यवस्था के भीतर एक बाहरी रहे, परंतु उन्होंने दिखा दिया कि वो व्यवस्था में किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। के.आर. नारायण का जीवन साथियों हमारे लिए इस बात का प्रमाण है कि योग्यता हर जगह मौजूद होती है, लेकिन अवसर नहीं मिलती। एक लड़का जो कभी स्कूल के बरामदे में नहीं चल सकता था, वह रायसीना की पहाड़ियों तक राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। उन्होंने न केवल अपने लिए जगह बनाई, बल्कि भारतीय कूटनीति को अधिक मानवीय, समावेशी और न्यायपूर्ण बनाया। के.आर. नारायण के अंतिम विचार थे, वे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने
भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व किया और उसे परिभाषित किया। तो साथियों, KR नारायण की उत्प्रेरक कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें संघर्ष से घबराना नहीं है। भले ही पूरी व्यवस्था हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी हम उस व्यवस्था को तोड़कर, उस व्यवस्था को बिखेर कर, उस व्यवस्था के भीतर से बाहर की ओर निकल सकते हैं और फिर से व्यवस्था में सुधार की एक मिसाल पेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।